नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो काफ़ी सुर्खियों में है। हाँ, बिल्कुल। खासकर आज मतलब 6 सितंबर 2025 को जो ताज़ा खबरें आई हैं उसके बाद जी। बात हो रही है नेपाल की। वहाँ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कुछ हालिया फैसलों ने काफ़ी, आप कह सकती हैं, हलचल मचा दी है। हाँ, काफी चर्चा है। विशेष रूप से ये जो डेटिंग ऐप्स और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया है। हम्म। इस चर्चा के लिए हमने डेमोक्रेसी फॉर नेपाल ब्लॉग से कई लेख लिए हैं। अच्छा। हाँ, पर ये जानना जरूरी है कि ये लेख व्यंग्यात्मक है। मतलब सैटारिकल स्टाइल में लिखे गए। बिल्कुल सैटारिकल है, तो वो इन प्रतिबंधों और उनके कथित असर पर एक तीखी, थोड़ी मजाहिया टिप्पणी करते हैं। समझ गया। तो हमें उसे उसी नजरिए से देखना होगा। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि ये प्रतिबंध क्यों लगे हैं, सरकार क्या कारण बता रही है, लोगों की, दुनिया की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं। और इन व्यंग्यात्मक लेखों में शायद कुछ गहरे मतलब भी छिपे हों। हाँ वही। ठीक है, तो चलिए फिर इन स्रोतों की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये लेख हमें क्या बताते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित वाले बैन से, डेटिंग ऐप्स पर। टिंडर, बम्बल, ये सब ऐप्स अब नेपाल में नहीं चल रहे। ये तो बड़ी खबर है युवाओं के लिए। हाँ, इन ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली का कहना है कि ये कदम नेपाली संस्कृति को बचाने के लिए उठाया गया है। संस्कृति को? किससे? स्वाइप शादियों की कथित महामारी से ऐसा कहा गया है। स्वाइप शादियां? हाँ। अच्छा। लेखों में इस बात पर जोर है कि कैसे ओली पारंपरिक तरीकों की तरफ वापस जाने को कह रहे हैं। जैसे परिवार के ज्योतिषी से रिश्ते तय करवाना, ना कि किसी ऐप के नोटिफिकेशन से। अच्छा, मतलब वो पुराने तरीके। हाँ, एक लेख में तो ओली का कोट भी दिया है। वो कहते हैं, स्वाइप लेफ्ट संस्कृति नहीं है, स्वाइप राइट परंपरा नहीं है। वाह, सीधा संदेश। बिल्कुल सीधा। हाँ, और ये स्रोत शायद इसी तनाव को पकड़ रहे हैं, मतलब परंपरा और आधुनिकता के बीच जो एक टकराव चल रहा है। सही है। और ओली के बयानों के जरिए ये चीज सामने लाई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि बम्बल ऐप की खास तौर पर आलोचना की गई है। बम्बल की क्यों? क्योंकि उसमें महिलाएं पहला कदम उठा सकती है ना। हाँ, वो तो उसका फीचर है। तो एक लेख में ओली का एक और कथित कोट है जो इस सोच को दिखाता है। वो कहते हैं, नेपाल में महिलाएं पहले ही पहला कदम उठा चुकी हैं। अच्छा, कैसे? उन्होंने मोमो का आविष्कार किया। रिश्ता बनाना वो तो पुरुषों का विभाग है। मोमो का आविष्कार? हाँ, अब जाहिर है ये व्यंग्य है, सटायर है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये दिखाता है कि स्रोत किस तरह से पारंपरिक जेंडर रूल्स और मॉडर्न डेटिंग कल्चर के बीच के कथित संघर्ष को दिखा रहा है। हाँ, ये मोमो वाली बात तो काफी मजेदार तरीके से पेश की गई है। हाँ। लेकिन ये मामला सिर्फ डेटिंग ऐप्स तक तो नहीं है ना? बैन तो और भी बड़ा है। हाँ बिल्कुल, बात सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सीमित नहीं है। दूसरा बड़ा कदम है सोशल मीडिया पर बैन। अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुल मिलाकर स्रोत बताते हैं कि 26 प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी गई है। 26 प्लेटफॉर्म्स? बाबरे। हाँ, एक ब्लॉग पोस्ट में से बड़े मजाकिया अंदाज में एवरेस्ट से एवर बैन तक की चढ़ाई कहा गया है। एवरेस्ट से एवर बैन, हाँ। ये बढ़िया है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बैन लगाने के पीछे सरकार का तर्क क्या बताया गया है इन लेखों में? स्रोतों के अनुसार ओली का तर्क बड़ा सीधा है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। क्या? कि गलत सूचना, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सारी सूचना को ही रोक देना। क्या? सारी सूचना को रोक देना? हाँ, एक लेख में उनका कथित कोट है, अगर आप सारी जानकारी हटा देते हैं तो गलत जानकारी भी अपने आप गायब हो जाती है। अच्छा, वो इसे हिमालय की महान फायरवॉल का नाम दे रहे हैं। चीन की ग्रेट फायरवॉल की तरह? हाँ, उसी का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए नेपाल की तुलना चीन और उत्तर कोरिया से की जा रही है। ओह, और एक लेख में तो नेपाल को वाईफाई का उत्तर कोरिया तक कह दिया गया है। वाईफाई का उत्तर कोरिया, ये तो काफी सख्त टिप्पणी है। तो ये लेख ये भी इशारा करते हैं कि शायद ओली के पहले के कुछ विवादास्पद बयान थे ना। हाँ, जैसे वो कोरोना का इलाज या राम जन्मभूमि वाला दावा। हाँ बिल्कुल, तो शायद वो सब इन सख्त कदमों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर रहे थे, ऐसा स्रोत संकेत देते हैं। और ये बैन एकदम से तो नहीं लगा होगा, धीरे धीरे हुआ। लेखों के मुताबिक हाँ, ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया थी। पहले टिकटॉक पर बैन लगा। अच्छा, टिकटॉक पहले गया। हाँ, और फिर धीरे धीरे बाकी बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी बंद कर दिया गया। तो ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। कम से कम स्रोत तो इसे इसी तरह दिखा रहे हैं। अच्छा, तो जब डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया बंद हो गए तो क्या सरकार ने कोई
मतलब विकल्प भी सुझाए हैं इन सैटिरिकल लेखों में, कुछ है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर व्यंग और भी तीखा हो जाता है। कैसे? एक लेख में एक प्रस्तावित सरकारी डेटिंग सेवा का जिक्र है। नाम है olimony.com। olimony.com, नाम में ही काफी कुछ है। क्या फीचर्स बताए गए हैं इसके? ब्लॉग पोस्ट के अनुसार इस कथित सरकारी ऐप में सारे मैच, आप सोचिए, स्थानीय वार्ड कार्यालय से प्री अप्रूव्ड होंगे। वार्ड कार्यालय से मतलब सरकारी मंजूरी? हाँ, चैट शुरू करने से पहले कुंडली मिलान अनिवार्य होगा। कुंडली मिलान ऐप पर? हाँ, और स्वाइप करने का कोई ऑप्शन नहीं। उसकी जगह एक नमस्ते बटन होगा। नमस्ते बटन? स्वाइप नहीं। नहीं। और सबसे मजेदार, इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक ही पिकअप लाइन मंजूर होगी। अच्छा, कौन सी? ओली जी के आशीर्वाद से। ओली जी के आशीर्वाद से। कमाल है, ये सब पढ़कर हंसी तो आती है, लेकिन ये दिखाता है कि स्रोत किस तरह सरकारी कंट्रोल का मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल, नियंत्रण की पराकाष्ठा। और क्या सिर्फ डेटिंग ऐप ही हैं और भी कुछ नए नियम कानून आए हैं? और भी चीजें हैं जिनका जिक्र है। लेखों में डेटिंग प्रोफाइल के लिए भी नए गाइडलाइंस बताए गए हैं। प्रोफाइल के लिए भी? जैसे प्रोफाइल फोटो में पुरुषों को दोहरा सुरवाल और महिलाओं को गुन्यू चोली पहनना अनिवार्य होगा। अच्छा, पारंपरिक कपड़े। हाँ, शर्टलेस जिम सेल्फी पर पाबंदी होगी। हाँ, वो तो बहुत चलती हैं। लेकिन हाँ, अगर हाथ में खुकुरी हो तो शायद इजाजत मिल जाए, ऐसा लिखा है। खुकुरी के साथ सेल्फी? ठीक है। और डक फेस पोज की जगह दशैंग के सम्मान में बकरे का चेहरा मतलब गोट फेस लगाना होगा। बकरे का चेहरा, गोट फेस? yeah. ये तो कल्पना से भी परे है ना? बिल्कुल। और स्रोत इसे दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन स्पेस में एक खास तरह की, मतलब सरकार द्वारा तय की गई सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान थोपने की कोशिश की जा रही है। हाँ, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर भी कंट्रोल। हाँ, छोटे छोटे पहलुओं पर भी। कम से कम व्यंग्य के स्तर पर तो यही दर्शाया गया है। ये तो हुई डेटिंग और प्रोफाइल की बात, लेकिन मैंने सुना है इन लेखों में एक खुशी मंत्रालय का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है जिसे ये ब्लॉग पोस्ट उठाते हैं। खुशी मंत्रालय और अनिवार्य हंसी का कॉन्सेप्ट। अनिवार्य हंसी मतलब? लेखों के अनुसार नागरिकों के लिए कथित तौर पर यह जरूरी कर दिया गया है कि वे दिन में कम से कम 3 बार मुस्कुराएं। जरूरी है मुस्कुराना? हाँ, और खासकर प्रधानमंत्री ओली का भाषण सुनने के बाद। भाषण सुनने के बाद? देखिए, फिर कहूंगा, ये व्यंग्यात्मक लेख हैं। हाँ। लेकिन ये इस विचार को सामने रखते हैं कि राज्य का नियंत्रण कितना बढ़ सकता है। मीम्स के बारे में भी नियम बताए गए हैं। मीम्स पर भी नियम? हाँ, अब सिर्फ वही मीम्स शेयर किए जा सकेंगे जिनमें ओली का चेहरा हो। सिर्फ ओली वाले मीम्स? जी हाँ। ब्लॉग में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे वो डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड मीम है ना? हाँ। जिसमें बॉयफ्रेंड नेपाली युवा है, उसकी गर्लफ्रेंड वीपीएन है, और जिस दूसरी महिला को वो देख रहा है वो ओली है। अच्छा। या फिर ड्रेक मीम, जिसमें लोकतंत्र को नापसंद किया जा रहा है और ओली टॉक, शायद टिकटॉक का सरकारी विकल्प, उसे पसंद किया जा रहा है। ये तो मीम कल्चर पर भी सरकारी कब्जा हो गया। स्रोत तो यही दर्शा रहे हैं। राष्ट्रगान का एक ईडीएम रीमिक्स, बैन इट अगेन, और ओली के चेहरे वाले इमोजी सेट का भी मजाकिया जिक्र है। ओह माय गॉड। ये सब मिलकर राज्य नियंत्रण के एक ऐसे चरम रूप को चित्रित करते हैं जो लोगों की भावनाओं, उनके हास्य, उनकी रोजमर्रा की ऑनलाइन आदतों तक फैला हुआ है। लेकिन क्या इस सब से वाकई खुशी बढ़ रही है? मतलब अनिवार्य हंसी से? यहीं पर स्रोत एक और मजेदार विरोधाभास दिखाता है। क्या? एक लेख में एक सरकारी अधिकारी का कथित दावा है कि फेसबुक बैन होने से देश में खुशी 300% बढ़ जाएगी। 300%? हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि वही अधिकारी बाद में चुपके से कैफे में वीपीएन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है। अरे, ये तो कथनी और करनी में फर्क हो गया। बिल्कुल। और स्रोत इस आंतरिक विरोधाभास को उजागर करने से नहीं चूकता। तो ये तो हुई सरकार की बातें और उनके कथित नियम, लेकिन आम जनता, खासकर युवा लोग, इन बैन पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या वो चुपचाप सब मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी एक और मजेदार मोड़ लेती है। अच्छा? ब्लॉग पोस्ट बताते हैं कि युवा पीढ़ी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। काठमांडू और पोखरा के कैफे अब वीपीएन इस्तेमाल करने के नए अड्डे बन गए हैं। वीपीएन? हाँ, वो तो तरीका है ही। युवा वहां घंटों बैठकर लोक सेवा आयोग की तैयारी या ऑनलाइन क्लास का बहाना बनाकर बैन हुई ऐप्स और वेबसाइट चला रहे हैं। यानी चोरी छुपे सब चल रहा है। भी है।
वे टिंडर को ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन हमारी इच्छाओं को नहीं। बल्कि ये ब्लॉग पोस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि वीपीएन स्पीड रनिंग नेपाल का नया राष्ट्रीय खेल बन गया है। वीपीएन स्पीड रनिंग, ये क्या होता है? ये एक मजाकिया कॉन्सेप्ट है जो स्रोत ने बनाया है। अच्छा। लेखों में पोखरा में वीपीएन ओलंपिक्स के आयोजन की अफवाहों का जिक्र है। वीपीएन ओलंपिक्स, क्या इवेंट्स हैं इसमें? कथित इवेंट्स में शामिल हैं 100 मीटर वीपीएन डैश, जिसमें सबसे तेज सिंगापुर सर्वर से कनेक्ट होना होता है, रिकॉर्ड 3 सेकंड का बताया गया है। 3 सेकंड? फिर है वीपीएन मैराथन, जिसमें पूरी कभी खुशी कभी गम फिल्म बिना बफरिंग के नेटफ्लिक्स पर देखनी होती है। ये तो मुश्किल होगा। और वीपीएन जिम्नास्टिक्स, जिसमें एक ही समय में टॉरेंट डाउनलोड करना, विदेशी न्यूज पढ़ना और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना होता है। मल्टीटास्किंग। हाँ, ये सब दिखाता है कि कैसे लोग बैन से बचने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं और स्रोत इसे एक राष्ट्रीय मनोरंजन की तरह पेश कर रहा है। ये तो कमाल की क्रिएटिविटी है लोगों की। लेकिन क्या सभी लोग इन बैन से नाखुश हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के इन कदमों को सपोर्ट कर रहे हैं? ये एक जरूरी सवाल है और स्रोत इस पहलू को भी नहीं छोड़ते। अच्छा। लेखों के अनुसार हर कोई इन बैन से दुखी नहीं है। खासकर डेटिंग ऐप बैन से कई माता-पिता कथित तौर पर काफी खुश हैं। माता-पिता खुश हैं, क्यों भला? उन्हें लगता है कि अब उनके बच्चे भटकेंगे नहीं और पारंपरिक अरेंज मैरिज के लिए आसानी से मान जाएंगे। अच्छा, मतलब अब शादी की उम्मीद बढ़ गई। हाँ, एक ब्लॉग पोस्ट में बिराटनगर के एक पिता का कोट है, आखिरकार ओली जी ने कुछ तो काम का किया, टेंडर बंद। अब मेरे बेटे के पास शादी से बचने का कोई बहाना नहीं रहेगा। ओह। ये दिखाता है कि नेपाल के समाज के अंदर ही अलग अलग पीढ़ियों और सोच के बीच कितना अंतर है, और स्रोत इस विभाजन को भी सामने लाता है। तो ये एक तरह से पीढ़ियों का संघर्ष भी है जिसे ये बैन और तेज कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे परंपरागत मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली के बीच चल रहे संघर्ष के एक और चैप्टर की तरह पेश करते हैं। इन सब का असर नेपाल आने वाले टूरिस्ट पर भी तो पड़ रहा होगा। सोशल मीडिया बैन का मतलब है कोई इंस्टाग्राम फोटो नहीं, कोई फेसबुक चेक इन नहीं। हाँ, और ब्लॉग पोस्ट्स इस पर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। इसे पर्यटन संकट में या टूरिज्म इन टैटर्स कहा गया है। अब पर्यटक नेपाल आकर सेल्फी तो ले सकते हैं, लेकिन उसे पोस्ट नहीं कर सकते। हाँ, पोस्ट करना ही तो मेन होता है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। कोई हैशटैग इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय सरकार द्वारा अप्रूव्ड हैशटैग के। जैसे हैशटैग ओली फॉरएवर या हैशटैग ओली ब्लेस्ड। हैशटैग ओली ब्लेस्ड, ये तो प्रचार जैसा लग रहा है। स्रोत से ऐसे ही दिखा रहे हैं। मजाक में ये भी कहा गया है कि कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदले जा रहे हैं? आने जैसे पोखरा की फेवाताल का नाम बदलकर लेक ओली रखा जा रहा है। लेक ओली। और नई तरह के टूर पैकेज आ रहे हैं, जैसे मोमो मेडिटेशन। मोमो मेडिटेशन वो क्या है? उसमें आप मोमो खाते हुए उसकी फोटो पोस्ट करने की इच्छा को दबाते हैं और मन में ही लाइक्स की कल्पना करते हैं। ये तो गजब है। या फिर सेल्फी फ्री सफारी। ये तो पर्यटन का पूरा अनुभव ही बदल देगा। बिल्कुल। एक लेख में एक यूरोपियन टूरिस्ट का कथित कोट है जो कहता है, मैंने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक के लिए 10,000 यूरो खर्च किए ताकि मैं हैशटैग एवरेस्ट चैलेंज पोस्ट कर सकूं। अब मैं ये नहीं कर सकता, ये पैसे की बर्बादी है और वाईफाई भी नहीं है। हाँ, पर्यटकों की निराशा समझ आती है, भले ये बढ़ा चढ़ा के लिखा हो। हाँ, अतिरंजित तरीके से है, पर भावना यही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है इन कदमों की? क्या दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है? लेखों के अनुसार रिएक्शन मिला जुला है और उसमें भी व्यंग का पुट है। अच्छा। मस्ट विजिट से घटाकर मस्ट वीपीएन कर दी है। मस्ट वीपीएन, ये भी अच्छा है। दूसरी तरफ स्रोत एक और मजेदार एंगल पेश करते हैं। क्या? पश्चिमी देशों के वेलनेस गुरु और डिजिटल डिटॉक्स के जो सपोर्टर्स हैं ना, हाँ। वो कथित तौर पर ओली से नाराज हैं। नाराज क्यों हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए। उनका कहना है कि ओली ने बिना किसी चार्ज के पूरे देश को एक अनिवार्य डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट में बदल दिया है, जिससे उनका बिजनेस खराब हो रहा है। क्या बात है। नेपाल अब दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल डिटॉक्स सेंटर बन गया है, वो भी फ्री में। स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिलिकॉन वैली के कुछ टेक अरबपति भी कथित तौर पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगे रिहैब प्रोग्राम बंद करके उन्हें काठमांडू भेजने की सोच रहे हैं। क्यों? तर्क ये है कि जब पूरा नेपाल ही एक रिहैब सेंटर है तो अलग से पैसे क्यों खर्च करें। ये तो कमाल की विडंबना है। तो इन सभी बातों को अगर हम समेटें तो इन स्रोतों से हमें क्या बड़ी तस्वीर नजर आती है? ओली के इन कदमों के पीछे की मंशा क्या बताई जा रही है इन लेखों में? अगर हम इन सभी व्यंग्यात्मक लेखों को एक साथ देखें तो एक आप कह सकते हैं जटिल तस्वीर उभरती है। स्रोत प्रधानमंत्री ओली के इन कार्यों को कई चीजों के मिक्सचर के रूप में दिखाते हैं। नेपाली संस्कृति को बचाने का एक प्रयास, चाहे वो कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो, सूचना पर कड़ा कंट्रोल स्थापित करने की इच्छा जी, और शायद कुछ हद तक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा
या कहें कि एक मजबूत नेता की छवि बनाने की कोशिश। और इसके व्यापक असर क्या हो सकते हैं, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं? स्रोत कई गंभीर मुद्दों की ओर संकेत करते हैं, भले ही मजाकिया अंदाज में। सबसे पहला तो सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसका असर। हाँ, वो तो है ही। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि का बदलना, वाईफाई का उत्तर कोरिया या दुनिया की सबसे ऊंची सेंसरशिप वाला देश जैसे लेबल लगना। स्रोत इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या गलत सूचना को रोकने के लिए सारी सूचना को ही रोक देना एक तर्कसंगत या असरदार तरीका है? ये कितना बेतुका है, इस पर जोर दिया गया है। हाँ, ये सारी सूचना हटा दो वाला तर्क तो वाकई बहुत अजीब है। और एक और विडंबना जिसे स्रोत उजागर करते हैं। क्या? जहां एक तरफ सरकार प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ लेखों के अनुसार ओली वीपीएन के इस्तेमाल को एक तरह से देशभक्ति से जोड़ रहे हैं। वीपीएन को देशभक्ति से कैसे? एक कथित कोट है, जब हमारे युवा वीपीएन लगाकर पेरिस के सर्वर से जुड़ते हैं तो ये डिजिटल एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, और सस्ता भी। डिजिटल एवरेस्ट? तो मतलब वीपीएन इस्तेमाल करना अब राष्ट्रीय गौरव की बात हो गई। गजब है। स्रोतों तो कुछ ऐसा ही मजाकिया चित्रण कर रहे हैं। ये सारी बातें मिलकर दिखाती हैं कि कैसे तकनीक, राजनीति, संस्कृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे एक दूसरे से उलझे हुए हैं और कभी-कभी कितने अप्रत्याशित और कह सकते हैं हास्यास्पद रूप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने डेमोक्रेसी फॉर नेपाल ब्लॉग के इन व्यंग्यात्मक लेखों के जरिए नेपाल में डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर लगे हालिया बैन की एक बहुत ही अनूठी तस्वीर देखी। हाँ, बिल्कुल। हमने समझा कि इन स्रोतों के अनुसार ये बैन क्यों लगे, सरकार के कथित विकल्प जैसे olimony.com और खुशी मंत्रालय कितने अजीबोगरीब लगते हैं, और जनता और दुनिया की प्रतिक्रियाएं कैसी रही हैं, जिसमें वो वीपीएन का बढ़ता चलन और एक तरह का अनिवार्य डिजिटल डिटॉक्स भी शामिल है। सही कहा। हाँ, और ये चर्चा हमें सोचने पे मजबूर करती है ना। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे तकनीक और परंपरा के बीच का तनाव, सूचना को कंट्रोल करने की राजनीतिक इच्छा और फिर व्यंग्य का इस्तेमाल करके उस पर टिप्पणी करना, ये सब मिलकर एक देश को अप्रत्याशित और कभी-कभी, जैसे हमने देखा, विचित्र दिशाओं में ले जा सकते हैं। ये हमें एक अहम सवाल के पास छोड़ जाते हैं। डिजिटल युग में संस्कृति के संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन आखिर क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। द डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।